हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चाइना पूरी तरीके से पीछे हटा। इंडियन नेवी को मिलेंगे 6 प्रेडेटर भी यूसीएवीज। हैमर वेपन के साथ इंडियन एयरफोर्स करना चाहती है राफेल फाइटर्स को जल्द से जल्द पूर्वी लद्दाख में तैनात। टॉप आर्मी ऑफिशियल के मुताबिक चीन नहीं कर सकता है भारत के साथ कोई भी युद्ध, और अब इसरो के सैटेलाइट ट्रैक करेगी भारत की ट्रेन्स को। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर एक नई रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसमें शुक्रवार को टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस बात की जानकारी दी है कि पूर्वी लद्दाख के फ्रिक्शन पॉइंट से भारत और चाइना के ट्रूप्स डिसएंगेजमेंट को जल्दी और पूरा करने के लिए सहमत हैं। और जैसे कि विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि भारत और चीन के बीच बायलैटरल रिलेशंस तभी अच्छे हो सकते हैं जब एलएसी पर स्थापित प्रोटोकॉल्स के जरिए शांति और स्थिरता को कायम रखा जाए। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जल्दी भारत और चीन के बीच एक और सीनियर आर्मी कमांडर्स की मीटिंग आयोजित हो सकती है। और जो गलवान नदी का बहाव है वो भी काफी बढ़ गया है, जिसके चलते उस जगह पर लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसी के चलते पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास से इंडियन आर्मी भी अपने आखिरी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को पीछे लेगी। और जबकि हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चाइनीज ट्रूप्स पूरी तरीके से पीछे आ गए हैं। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारतीय रक्षा मंत्री ने अपने इजरायली काउंटर पार्ट के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। और अब इस मामले से जुड़े लोगों का ये कहना है कि इस बातचीत के दौरान इजरायल ने भारत को ये भरोसा दिलाया है कि अगर भारत को उनकी जरूरत पड़ती है तो इजरायल भारत को हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है। और रक्षा मंत्री ने अपने इजरायली काउंटर पार्ट को भारत दौरे के लिए आमंत्रित भी किया है। कल शुक्रवार को इंडियन एयरफोर्स की सीनियर कमांडर्स की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ है। और इस कॉन्फ्रेंस में नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर उभरते हुए खतरों का सामना करने के लिए देश की हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए अगले 10 सालों का रोड मैप तैयार किया गया है। और इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन एयरफोर्स के सीनियर कमांडर्स ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे हालातों पर डिटेल में बातचीत की है। और साथ ही साथ देश की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर भी बातचीत की गई है। और इस कॉन्फ्रेंस के समापन के दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ का भी कहना था कि हमें कम से कम समय में अपनी कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाना है, अपने सारे एसेट्स की सर्विसिबिलिटी को बढ़ाना है और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजीज को इफेक्टिव तरीके से इंटीग्रेट करने की तरफ काम करना है। और इंडियन एयरफोर्स के प्रवक्ता ने बताया कि एयरफोर्स चीफ ने अपने 2030 की विजन के बारे में बात की है। और उनका कहना था कि तेजी से बदलते हुए इस दुनिया में उभरते हुए खतरों को पहचानना बेहद जरूरी है। और इसी के चलते राफेल फाइटर्स के लिए जो हैमर नाम के एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस को लिया जा रहा है, उसको लेने का प्रमुख कारण यही है कि स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को इंटीग्रेट करने में लंबा समय लग सकता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूर्वी लद्दाख में राफेल फाइटर्स को तैनात करना चाहती है। और इसी वजह से इन हैमर नाम के एयर टू ग्राउंड वेपन की इमरजेंसी परचेस की गई है, क्योंकि असल में राफेल फाइटर्स में भी स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को इंटीग्रेट करने की योजना बनाई गई थी। बाकी हम स्पाइस 2000 और इस हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन पर एक कंपैरिजन वीडियो भी बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि इंडियन नेवी के लिए एडिशनल 6 पीएटाई मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट को खरीदने के साथ साथ केवल 6 ही प्रेडेटर भी यूसीएवीज लिए जाएंगे। शुरुआत में इन यूसीएवीज की जो टोटल रिक्वायरमेंट थी वो 30 की थी, और जबकि पीएटाई एयरक्राफ्ट में ये रिक्वायरमेंट 10 की थी। लेकिन बजट की कमी के चलते पीएटाई को 10 से 6 किया गया है और इन प्रेडेटर भी यूसीएवीज को 30 से 6 किया गया है। अभी हाल ही में इंडिया टुडे ने फॉर्मर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा और फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा के साथ एक इंटरव्यू किया था। और इस इंटरव्यू के दौरान जब लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा से पूछा गया कि क्या चीन भारत के साथ किसी तरह का माइंड गेम खेल रहा है, तो उनका कहना था कि चीन ने गलवान और फिंगर 4 एरिया को इसलिए चुना क्योंकि उसे मालूम था कि वहाँ पे एलएसी अनडिसाइडेड है और भारत वहाँ पर एक हिंसक प्रतिक्रिया करेगा। और इसलिए उनके मुताबिक ये गेम प्लान है जिस पर चीन कुछ समय से काम कर रहा है। और पूर्वी लद्दाख में चीन ने हमसे जिन क्षेत्रों में संपर्क किया है वो भी चीन के एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। और जबकि भारत चीन स्टैंड ऑफ पर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा का ये कहना था कि अभी के समय के जो हालात हैं वो पहले वाले इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ से काफी अलग हैं, क्योंकि पहले जो भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ हुए थे वो लोकलाइज थे और दोनों ही तरफ से उसमें वॉयलेंस की कमी रहती थी। लेकिन इस बार चीन काफी फोर्सफुल तरीके से तैयार होकर आया है और उसने एलएसी पर अपना एग्रेशन भी दिखाया है, और जिसके चलते उन्होंने कई क्षेत्रों में घुसपैठ की। और इस बार उन्होंने जो किया वो अतीत से हटकर है, और जिन सिद्धांतों का हमने अतीत में पालन किया है मुझे नहीं लगता है कि उन्हें आज के समय में भी पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति पहले वाली स्थिति से काफी अलग है। और उनका ये भी कहना था कि
लिए भारत की कार्रवाई बहुत अधिक दृढ़ और मजबूत होनी चाहिए और हमारे अपने मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने के विकल्प को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। और लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हुडा का कहना है कि मेरा ये मानना है कि चाइना भारत के साथ एस्केलेशन तो नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से वो एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो पूरी दुनिया ही चाइना पर दबाव बनाने पर लगी है और जिस तरीके से अलग अलग देश चाइना के खिलाफ साथ आ रहे हैं उसको देखकर मुझे नहीं लगता है कि चाइना भारत के साथ एस्केलेशन करने का रिस्क उठा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चीन इस जगह से एकदम से पीछे भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर चीनी यहाँ पर आए हैं तो वो किसी न किसी इरादे के साथ आए हैं और सिर्फ ये सब एक बहुत ही कठिन निगोशिएशन के बाद ही पूरा होगा। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या ऐसे समय पर एलओसी पर पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश कर सकता है, तो उनका ये जवाब था कि चूंकि भारत चीन के साथ लगा हुआ है तो ऐसे में चांस तो बनता है कि पाकिस्तान एलओसी पर कुछ न कुछ करने की कोशिश तो करेगा। और असल में पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत ही भारत के लिए असली खतरा है। हालांकि अभी वो खुद को इस तरीके से दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन हमें इस टू फ्रंट थ्रेट से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहने की जरूरत है। अभी हाल ही में एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान ईरान में भारतीय दूत गद्दाम धर्मेंद्र का कहना था कि हम चाबहार में एक नई पोर्ट पर काम कर रहे हैं और जिसके तहत चाबहार के लिए हम नए इक्विपमेंट्स को भी खरीद रहे हैं और वर्तमान समय में इस पोर्ट पर इंडियन पार्टनर्स ईरानियन फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ के लिए कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स के लिए ऑर्डर दिए हैं और ये ऑर्डर चाइना, इटली, फिनलैंड और जर्मनी जैसे देशों से दिए गए हैं। हालांकि गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि भारत चाइनीज और जर्मन कंपनीज को अन्य सप्लायर से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिकन दबाव वाली बात पर उनका ये कहना था कि अमेरिकन हमें नहीं बताएंगे कि हमें चाबहार पोर्ट पर क्या करना है और इसलिए भारत पर अमेरिका के दबाव वाली बात से उन्होंने इनकार किया है। बाकी इसके अलावा शुक्रवार को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद नायक का कहना था कि वर्तमान समय की जो हॉस्टाइल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए भारत की कोस्ट लाइन और टेरिटोरियल वाटर्स की सुरक्षा को बढ़ाने की बेहद जरूरत है। और साथ ही सीनियर नेवल ऑफिसर्स, शिपयार्ड और एमएसएमई के रिप्रेजेंटेटिव्स को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमें डिफेंस इंपोर्ट को भी कम करने की बेहद जरूरत है और अभी जो लोकल सप्लायर्स है उनके लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडियन नेवी ने खुद 2020 से 2030 के बीच में $60 बिलियन के ऑर्डर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि इंडियन रेलवेज ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के साथ एक एमओयू साइन किया है और इस एमओयू के तहत अब इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स को इसरो के सैटेलाइट्स के जरिए मॉनिटर किया जाएगा और इस काम में मदद करेगा इसरो का गगन सिस्टम, जो कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है। शुरुआत में इसरो के इस गगन सिस्टम को एयर सेक्टर के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब ये इंडियन रेलवेज को भी मॉनिटर करेगा, जिसमें हर एक 30 सेकंड में ट्रेन की स्पीड और लोकेशन की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा और ये नया सिस्टम रेलवे को उनके नेटवर्क में ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए और साथ ही साथ उनके कंट्रोल रूम को मॉडर्नाइज करने में मदद करेगा और इसमें इसरो द्वारा विकसित किया गया एक RTIS डिवाइस गगन जियो पोजिशनिंग सिस्टम में लिंक किया जाएगा और इस डिवाइस का काम होगा ट्रेन की मूवमेंट और पोजीशन के बारे में जानकारी देना, यानी कि अब इंडियन रेलवे को उनकी ट्रेन की बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा एक खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से भी आई है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराए जाने की खबर है, तो उनसे एक AK-47 और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। और जबकि यूएन की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि करीब 650 के आसपास पाकिस्तानी आतंकी अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं, जो कि अफगानिस्तान के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बाकी आतंकियों से याद आया, कल है कारगिल विजय दिवस, जो कि एक ऐसा दिन है जो भारत की ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस की जबरदस्त इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देता है। तो वहीं एक ऐसा भी दिन जो पाकिस्तान की कायरता का भी सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये हर कोई जानता है कि जो 1999 का कारगिल वॉर है उसमें किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने खुद के ही मिलिट्री पर्सनल्स को आतंकी बना के भारत में घुसपैठ कराई थी और जब उसके बाद उनके लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया तो उसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें स्वीकार भी नहीं किया था। वो तो हमारा कल्चर ऐसा है कि हम हर एक योद्धा का सम्मान करते हैं, फिर चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त, और इसी को निभाते हुए हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के सोल्जर्स को भी सम्मान पूर्वक दफन कराया था। बाकी हमने कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर एक स्पेशल वीडियो डिफेंस एक्सपी नेटवर्क पर अपलोड की है, तो आप उसे इस वीडियो के आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन
पान और शान को रोशन कर दिया। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।